नमस्कार, स्वागत है आप सबका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिखर की ओर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बीना नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय जी। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में हर दिन एक नए मेहमान होते हैं जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे भाजपा से बीना नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय जी से। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शिखर की ओर में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। राजेंद्र भाई, आप बीना नगर मंडल अध्यक्ष बने हैं, क्या मानते हैं इसमें भाग्य का कितना % साथ था आपका? देखिए, भाग्य निश्चित रूप में साथ देता है मनुष्य का, परंतु कर्म के अनुसार भाग्य तय होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा उसके भाग्य का निर्माण होता है। यदि मैं संगठन का काम नहीं कर रहा होता, यदि मैं पार्टी का काम नहीं कर रहा होता, तो निश्चित रूप में इस स्थान पे कैसे पहुंचता। तो कहीं ना कहीं संगठन का पहले काम किया, विद्यार्थी परिषद का काम किया, संघ में काम किया, छात्र संघ का मैं अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में मैंने प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में काम किया, प्रदेश कार्य समिति, कई जिलों का प्रभारी रहा। तो जब पार्टी ये देखती है कि कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो अपने आप उस कार्यकर्ता के कार्य का मूल्यांकन होता है। ऊपर नीचे कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन देर सवेर मूल्यांकन अवश्य भारतीय जनता पार्टी करती है। तो एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि पूरे सामर्थ्य के साथ उस काम को गति प्रदान कर सकूं, पार्टी के काम को और नीचे तक उतार सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। लेकिन राजेंद्र भाई, जब आप मंडल अध्यक्ष बने तो और भी कई लोग रेस में थे, तो आप कितनी % मानते कि आपके भाग्य ने आपको साथ दिया? नहीं, रेस में होना एक अलग बात है और पार्टी का मूल्यांकन करना, तय करना, सारी चीजें पार्टी देखती है। कार्यकर्ता की शैली, कार्यकर्ता की रहनी, कार्यकर्ता की करनी, ये सब पार्टी में लगातार कई लोग हमारे ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल, जो निश्चित तौर पर जिनका सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं होता, परंतु वो कार्यकर्ताओं पर अपनी नजर हमेशा रखते हैं। और ऐसे लोग जो कार्यकर्ताओं पर अपनी नजर रखते हैं, वो उस कार्यकर्ता को जिस स्थान पर जो लायक होता है उसको वो स्थान देते हैं। अब रहा जो आपका प्रश्न है, तो ईश्वर की कृपा और भाग्य का भी, भाग्य अगर मुझे साथ नहीं देता तो मैं इस दिशा में आता ही नहीं। तो ये भाग्य के खेल तो है ही कि ईश्वर को आपसे क्या करवाना है, ठाकुर जी को आपसे क्या काम लेना है, तो जो काम लेना है वो उस दिशा में आपको डाइवर्ट कर देंगे। और ईश्वर की कृपा ही और आपका कर्म, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और मानव मात्र कल्याण के लिए अगर आप काम करने के आपके मन में कोई इच्छा, कोई प्रेरणा है, तो ईश्वर निश्चित रूप मानिए कि आप पर कृपा करेंगे और आपको अच्छे स्थान पर पहुंचाएंगे। सही बात है। वर्तमान में अब आपको क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं? देखिए, हमारी पार्टी की सरकार है और जब सरकार रहती है तो हमारी जिम्मेदारियां भी जनमानस के प्रति बढ़ जाती हैं। लोगों की अपेक्षाएं हम सबसे बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, लगातार 20 वर्षों से सत्ता में है। तो आम व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का फॉलोअर है, जो पार्टी सत्ता में होने के कारण हम सबसे अपेक्षाएं लोग रखते हैं, तो निश्चित तौर पर संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रति भी, सारे वोटरों के प्रति भी, आम जनमानस के प्रति भी जो हमारी हमसे अपेक्षाएं हैं, उनको पूरी करने का काम हमारा और हमारी सत्ता में बैठे सारे जनप्रतिनिधियों का है। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तो काफी है। लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है हमें, बिल्कुल, संगठन के विश्वास पर खरा उतरना है हमें। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से और अपने स्वभाव और प्रेम के व्यवहार से हम सब धीरे धीरे उन चुनौतियों का सामना करेंगे और संगठन के काम को और गति देंगे।
अभी सुनने में आता है कि बीना में पार्टी आपकी गुटों में बटी हुई, क्या बात सही है? देखिए, आपको बताऊं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसलिए है कि उसमें असंख्य कार्यकर्ता हैं और बीना में भी भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं। और जब जितना बड़ा परिवार होगा तो परिवार में सदस्यों की संख्या उतनी अधिक होगी। अब उतने अधिक सदस्य हैं तो कोई सदस्य इस कमरे में रह रहा है, कोई सदस्य उस कमरे में रह रहा है, तो कोई कार्यकर्ता सर्वोदय चौक पर खड़ा होता है, कोई कार्यकर्ता महावीर चौक पर खड़ा होता है। 10 लोगों का अपना एक मित्र मंडली है, समूह है। लेकिन जो आप गुटबाजी का विषय आपने बताया, तो मैंने पिछले 6 माह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूं। तो मैंने तो जब जिस पार्टी संगठन के काम के लिए सारे पदाधिकारियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब आह्वान किया तो सारे एक साथ पार्टी के काम के लिए खड़े हुए। तो इस नाते मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गुटबाजी है। पार्टी के लिए जब सब आ रहे हैं एक साथ, सामूहिक रूप से एक छत के नीचे सारे लोग खड़े हो रहे हैं, तो कहीं कोई गुटबाजी का प्रश्न नहीं है। अब अपना अपना व्यक्तिगत जीवन है, बाकी तो सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में मस्त है, बाकी पार्टी के काम में सब साथ में है, कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। आपको कब पता चला था कि आप मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं? देखिए, पार्टी में 3 स्तर पर काम हुआ। सबसे पहले बूथ अध्यक्षों से रायशुमारी हुई, बूथ अध्यक्षों के बाद नगर में रहने वाले, विधानसभा में रहने वाले हमारे सारे वरिष्ठ नेतृत्व से रायशुमारी पार्टी ने सागर में की। उसके बाद हम सबको भी कहीं ना कहीं अपनी सदस्यता, अपने सक्रिय सदस्यता का प्रमाण, ये सारी चीजें पार्टी में मांगी गई। तो लगातार जब पार्टी ने देखा, ऊपर वरिष्ठ नेतृत्व ने देखा कि हाँ, इतने लोगों की रायशुमारी में नाम आए हैं और इन नामों में ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर विचार होना चाहिए, तो उन पर विचार वरिष्ठ नेतृत्व ने किया और उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी, दायित्व दिया। तो मेरे घोषणा के समय मुझे ये जानकारी हुई कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ पार्टी का। मतलब आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि आप मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं? नहीं, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता कि पहले से किसी को कोई जानकारी लगी। तत्काल जब घोषणा होती है तभी पता चलता है कि कौन क्या बन रहा है। अच्छा, अभी जो आपकी मंडल की जो कार्य समिति बनी है, उसमें जो सदस्य हैं जी, ये सब आपकी पसंद के हैं? बिल्कुल, हमने हमारे सारे वरिष्ठ नेतृत्व को विश्वास में लेकर बीना विधानसभा के सारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे चर्चा करके ही कार्यकारिणी का गठन किया है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सारे पार्टी में सक्रिय सदस्य हैं, सभी के सभी। तो कार्यकर्ता के नाते सभी हमारे लोग हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, हम उनके हैं और वो हमारे हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव, कहीं कोई कौन किसका, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। सब पार्टी के लोग हैं, तो सब लोग हमारे हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला था? जी बिल्कुल। कब मिला था? 2004 में मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना, तो छात्र संघ पीजी कॉलेज से अध्यक्ष बनने के बाद सर्वप्रथम जलगांव राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ विद्यार्थी परिषद का। तो छात्र संघ अध्यक्ष के नाते उस अधिवेशन में मैं गया और उसमें माननीय बीडी शर्मा जी उस समय हमारे प्रांत के संगठन मंत्री थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। तो उस समय उनसे 2004 में परिचय हुआ। परिचय के बाद लगातार फिर मैं विद्यार्थी परिषद में ब्लॉक का संयोजक रहा, 2 बार जिले का संयोजक रहा, विभाग का संयोजक रहा। तो लगातार माननीय बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, उनके साथ मैंने विद्यार्थी परिषद में कार्य किया है लंबे समय तक और आदरणीय भाई साहब का आशीर्वाद सदैव हम सबको प्राप्त होता है और उन्हीं की साथ में काम करने के कारण संगठन
कैसा काम करता है, संगठन में कैसे हम सब मिलजुल कर रहे हैं, संगठन को कैसे गति प्रदान करें, ये सब हमने उनसे सीखा है। तो आप भी देख रहे हैं लगातार जब से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो काम की गति कितनी बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। तो भाई साहब निरंतर ऊर्जावान रहते हैं और हम सबको निरंतर मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। तो लगातार 20 वर्षों से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सतत संपर्क है और उन्हीं से मार्गदर्शन हम सब प्राप्त करते रहते हैं। अभी राजन भाई देखो, यूथों से आपका बहुत बड़ा जुड़ाव है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की हुई कि बीना के अंदर रिफाइनरी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने के बाद आप कहाँ तक ये समस्या हल करेंगे? क्या स्थानीय लोगों को बीना रिफाइनरी में रोजगार नहीं मिलना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर इस पे हम सब लोग लगातार चिंतित हैं और लगातार इस विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले बीना रिफाइनरी का एक पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, उसमें रिफाइनरी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई। तो एक विषय रहता है कि कुशल और अकुशल। तो जहां कुशल की आवश्यकता होगी वहां कुशल व्यक्ति ही काम कर सकता है, जहां अकुशल की आवश्यकता होगी वहां वो काम कर सकता है। तो रिफाइनरी में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनमें टेक्निकल लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उन अधिकारी गणों से हमारी जब चर्चा हुई तो यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की उन्होंने कहा है कि हम यहाँ बीना में आपके यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बड़े रूप में हम यहाँ बनाएंगे, उसको संचालित करेंगे और उससे यहाँ के युवाओं को स्किल में कैसे वो पारंगत हों इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी शिक्षा दी जाएगी। तो उसके माध्यम से बड़े स्तर पर जब वो सेंटर तैयार होगा तो हमारा यूथ जब स्किल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ रिफाइनरी ही उनको रोजगार देगी। अब दूसरा विषय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बीना रिफाइनरी के नए प्रोजेक्ट का उन्होंने जब भूमि पूजन किया तो 50,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल हब बन रहा है बीना, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में बीना के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में ये विषय यहाँ पर उन्होंने रखा था कि यहाँ के लोकल के युवाओं को भी बड़े रूप में रोजगार प्राप्त होगा। तो हम सब भी उनके साथ हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए सदैव संघर्षरत हैं और प्रयास करेंगे कि हम सबकी बातचीत से अधिक युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सके। उस पे कई चीजें हैं, जैसे रिफाइनरी ने अभी हमारे 400 करीब 400-500 बच्चों को बड़ी एक स्कॉलरशिप जिसमें मैं अतिथि के रूप में शामिल हुआ था, 40 लाख की एक स्कॉलरशिप उन्होंने दी थी। तो मुझे लगता है कि हम और प्रयास करेंगे कि वो और जो उनका CSR की राशि है वो इस शहर के विकास में वो निवेश करें, इस विधानसभा के विकास में वो निवेश करें, यहाँ के यूथ के विकास में वो निवेश करें। तो ऐसा हम सदैव रिफाइनरी के अधिकारियों से निरंतर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ और लगातार बातचीत करने का और प्रयास करेंगे। अभी तो हम कर ही रहे हैं जितना हमसे हो रहा है, और भी अधिक ऊर्जा के साथ इसमें लगेंगे कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। तो अभी राजन भाई, आप बीना में वर्तमान में राजनीति में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ नया करने की आवश्यकता है यहाँ पर, या सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, या जो लोग सुनने में आता है कि लोग अभी अलग अलग गुटों में बटे? अगर मान लीजिए चुनौती आपके सामने आती है तो आप कैसे सबको एकजुट करने का कोशिश करेंगे? देखिए, आपसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा परिवार एक है। पानी अगर आप 4 गिलास में पानी अलग अलग रखेंगे तो वो 4 गिलास में आपको अलग अलग पानी नजर आएगा, लेकिन जब वो पानी एक बड़े बर्तन में एक साथ डाल देंगे तो वो पूरा पानी एक हो जाएगा। तो उसी रूप में जब हमारा स्थान मान लो चौराहे पे खड़े होने का है, हम अपने मित्रों के साथ वहां खड़े होकर गपशप करते हैं, कोई सर्वोदय पर गपशप करता है, कोई इटावा में गपशप करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग हैं, हम सब एक हैं। जब
आप तो स्वरूप तब देखिए ना जब भारतीय जनता पार्टी आह्वान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अभी परसों हमने पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्या देवी जी के 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता का अभियान गायत्री मंदिर में किया, तो उसमें सारे वरिष्ठ नेतृत्व का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। हम निरंतर जो कार्यक्रम कर रहे हैं पार्टी के, उसमें सारा वरिष्ठ नेतृत्व एक साथ आता है। जब हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री श्याम तिवारी जी का नवनिर्वाचित हुए, तो हम सब उनको शुभकामनाएं देने सागर गए, तो सारा वरिष्ठ नेतृत्व एक साथ, उसके फोटोग्राफ्स हैं, तो सारा वरिष्ठ नेतृत्व एक साथ है, सारी भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। अब वो तो चूंकि परिवार बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ये लगता है देखने में कि यार बड़ा परिवार है, तो अब उसको एक साथ, हमारा प्रयास है कि सारा परिवार एक साथ रहे और हम इसमें 100% सफल हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुटबाजी को देखने में कोई बड़ा स्वरूप दिख रहा हो। छोटी मोटी बातें हैं तो वो हम अपने परिवार में बैठ के उनको निपटा लेते हैं। हमारे साथ हैं आज बीना नगर मंडल अध्यक्ष बीजेपी से राजेंद्र उपाध्याय जी। फिर हमारे इस प्रोग्राम में एक नए मेहमान होंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका।